नमस्कार। लखनऊ से मैं डॉक्टर अशोक कुमार मौर्य। आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है और शिष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज हम उन सभी गुरुओं की वंदना करते हैं जिन्होंने हमें व्यवहारिक शिक्षा में सहयोग दिया, बेसिक शिक्षा में सहयोग दिया और टेक्निकल शिक्षा में सहयोग दिया। उन सभी गुरुओं के चरणों में मेरा नमस्कार है और मैं आशा करता हूँ कि उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ बना रहेगा। जहाँ तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विषय है, इसमें भी मेरे बहुत से गुरुदेव हैं। मैं उन सब का नमस्कार करता हूँ। इसमें कुछ लोग आज मौजूद हैं, कुछ नहीं हैं। उन मौजूद लोगों में कुछ लोग हैं जो किसी न किसी रूप में मेरा सहयोग किया है। इनमें सबसे प्रथम नाम है मोहम्मद डॉक्टर हाशिम इदरीसी। इनके बोर्ड कॉलेज से मैंने स्टडी की है, इसलिए आज मैं इन्हें भी बधाई देता हूँ। दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ और समय समय पर मेरा सहयोग किया है और वो भी बधाई के पात्र हैं। इनमें डॉक्टर वी कुमार जी और बहुत सारे लोग हैं। आज मैं सभी को गुरु पूर्णिमा के दिन दिल से बधाई देता हूँ। आज हम बात करते हैं S10 की। S10 एक ऐसी मेडिसिन है जो दुनिया में बहुत चर्चित है। एक समय था जब जापान में महामारी फैली थी। उस टाइम S10 ने बहुत अहम रोल अदा किया था। इसलिए जापानियों ने अपने देश के नाम पर इसका नाम रख दिया था। S10 की जो नाम है वो इस प्रकार से है। S10 तो आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा नाम है स्टेमेटिल 10, मेटाबॉलिज्म रेमेडी 10 और जियापून और सेंटेरियम CP इसके नाम है। अब बात आती है जियापून की। जियापून क्या है? जियापून
जापान का पुराना नाम है। आप जापान का नाम गूगल पर ढूंढना चाहते हो तो जियापून नाम डाल दो तो जापान का मानचित्र आ जाता है। जापानियों ने S10 को अपने देश के नाम पर नाम रख लिया था। ये एक ऐसी विडंबना है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ में कि जिस व्यक्ति ने जो नाम चाहा वो नाम रख लिया। अभी हमने एक पोस्ट डाली थी, उसमें तमाम लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। एक सज्जन ने कहा कि सीजर मैटी ने इसका नाम जियापून दिया था। सीजर मैटी ने जियापून नाम नहीं दिया था, उन्होंने तो स्क्रोफुलासो ग्रुप बनाया था और उसमें 10 नंबर की मेडिसिन थी। इसका नाम जापानियों ने दिया था, इसलिए इसका एक नाम पड़ गया जियापून। खैर, इसमें 15 औषधियाँ पड़ी हुई हैं और 15 औषधियों में जो महत्वपूर्ण औषधि है वे सेंटोरियम है। अब सवाल इस बात का है कि सेंटोरियम क्या काम करती है। वास्तव में सेंटोरियम जो है वो जख्म की रेमेडी है, जख्म पूरा करती है। आंतों में जो घाव हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं और भूख नहीं लगती है, यानी कुल मिलाकर ये जीआईटी की मेडिसिन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मेडिसिन है। और इसमें जो मेडिसिन दूसरी पड़ी हैं, थूडर क्रास ने इसी के आधार पर बाकी 14 मेडिसिन डाली थी। 14 मेडिसिन कौन कौन सी हैं शेष, उनके मैं नाम पढ़ता हूँ। एक है एस्कुलस हिप्पोकास्टानम, ये मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा रोल अदा करती है, जो पाइल्स के लिए मुख्य रूप से जानी जाती है। दूसरी है बर्बेरिस वल्गैरिस। तीसरी है सट्रीरिया इज़लैंडिका। इसी तरीके से सिंकोना ऑफिसिनेलिस, हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस, इनके नाम पीछे भी आ चुके हैं। नेस्टर्शियम ऑफिसिनेलिस, साइम्बुकस नाइग्रा, इस्माइलक्स मेडिका और वेरुनिका ऑफिसिनेलिस। सिंकोना कल्सिया और इथ्रेसी साइलैक्स एल्बा और स्क्रोफुलारिया नोडोसा। देखिए, मैंने पहले भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि फार्मूले में जो घटक पड़े हुए हैं ये ज़रूरी नहीं है कि जेसो ने ये घटक डाले ही हों। विश्वास किया जाता है कि डाले हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये घटक डाले ही हों, क्योंकि कोई भी फार्मेसी अपने रहस्य को ओपन नहीं करती, कुछ ब कुछ वो छिपा अवश्य लेती है। तो आप जब S10 का निर्माण करें तो जो
S10 की प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से आप पौधों का चयन कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे प्लांट इंडिया में पाए जाते हैं जो S10 की प्रॉपर्टी देते हैं, और बहुत सारे इसमें प्लांट ऐसे हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, उनको इसमें शामिल कर सकते हैं। और बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। देखिए, इसमें एक जगह पर काफ़ी भ्रम होता है। इसमें सिनकोना ऑफिसिनेलिस, सिनकोना सक्सीरूब्रा और सिनकोना कल्सीसाया, ये दोनों पड़े हुए हैं। तो इसमें भ्रम हो जाता है कि एक ही प्लांट है या दो हैं। ये दो प्लांट अलग अलग हैं। कैलिसाया अलग है और सक्सीरूब्रा अलग है। ये प्लांट की सिनकोना की दो अलग अलग स्पीसीज हैं। कुछ लोग इसमें भ्रम कर जाते हैं, तो ये अलग अलग स्पीसीज हैं, इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो औषधीय गुण हैं S10 में, तो उसमें S1 के भी गुण मौजूद हैं, S5 के भी मौजूद हैं और F1 के भी मौजूद हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं वो लगभग तीनों के मिला के डाले गए हैं। ये एक स्पेशल टाइप की मेडिसिन है जिसमें S5 के भी गुण हैं, यानी लीवर पर भी काम करती है, फोड़े फुंसी पर भी काम करती है। F1 के भी गुण मौजूद हैं जो फीवर पर भी काम करती है और नर्वस सिस्टम पर भी काम करती है, और S1 के भी गुण मौजूद हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि इस मेडिसिन की कैपेसिटी बहुत है। और आप लोगों ने फील्ड में भी देखा होगा कि S10 को कई लोगों ने कई मर्जों के फार्मूले में सेट किया। इस तरीके से S10 का जो रोल है वो नर्वस सिस्टम पर भी है, GIT पर भी है, और GIT के मुख्य भाग लीवर पर भी है। अतः S10 एक बहुत विशाल क्षेत्र रखने वाली रेमेडी है। इसमें एक प्लांट पड़ा हुआ है एकोनाइट, एस्कुलस हेप्पुकास्टानम। एस्कुलस हेप्पुकास्टानम ये इलेक्ट्रो में भी यूज़ होता है, होम्यो में भी यूज़ होता है, और दूसरी पैथियों में भी ये यूज़ होता है। बहुत अच्छा प्लांट है और इसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन इसका मुख्य रोल पाइल्स के ऊपर है। बर्बेरिस वल्गैरिस, इसे तो आप जानते ही हैं, S5 में पड़ा हुआ है और ये मुख्य रूप से लीवर और स्टोन की रेमेडी है।
किसी तरीके से जो भी इसमें प्लांट पड़े हैं बहुत अच्छे पड़े हैं, बहुत अच्छी इनकी कैपेसिटी है। अब सवाल ये उठता है कि ये कहाँ कहाँ काम करती है। देखिए, ये रेमेडी दस्त को रोकती भी है और पेट को साफ भी करती है। ये विरोधाभास है इसमें। वही रेमेडी दस्त को रोकती है, वही रेमेडी दस्त को साफ भी करती है। देखिए, ये दो तरीके से काम होता है। डाइल्यूशन चेंज करने पर भी काम हो जाता है और बॉडी की कैपेसिटी पर भी काम हो जाता है। दस्त आते होंगे तो रुक जाएंगे और यदि पेट साफ नहीं होगा तो साफ हो जाएगा। डाइल्यूशन एक ही रहे तब भी ऐसा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये रेमेडी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की केवल एबनॉर्मलिटी पर काम करती है। जो एबनॉर्मलिटी होंगी उस पर काम करेंगी, जो चीज़ नॉर्मल होती है उस पर काम नहीं करती है। जैसे दस्त आ रहे हैं यानी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बढ़ा हुआ है जो एक एबनॉर्मल है, तो वहाँ पर ये काम करके उसको नॉर्मल कर देती है। और कॉन्स्टिपेशन है यानी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट कमज़ोर है, धीमा है, तो पेट को साफ कर देती है। इसके साथ में जो म्यूकस मेम्ब्रेन आंतों की होती है, जो पानी को कम छोड़ती है, ये मेडिसिन म्यूकस मेम्ब्रेन को एक्टिव बना देती है, जो पानी ज़्यादा छोड़ती है, जिसके कारण आंतों में चिपका हुआ मल साफ हो जाता है। एक ही मेडिसिन से दो तरीके के काम हो जाते हैं। दूसरी इसमें है सिनकोना ऑफिसिनेलिस और सिनकोना सेक्सीरूब्रा। ये दो अलग अलग स्पीसीज हैं। ये बुखार पे काम करती हैं, दर्द पे काम करते हैं और बहुत सारे चीज़ें हैं जिन पर इसका रोल है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि सिनकोना ऑफिसिनेलिस सिनकोना सेक्सीरूब्रा और कलसाया दोनों दर्द की रेमेडी है। हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस ये भी आमाशय की रेमेडी है, भोजन को ठीक से पचाती है और दूसरे बहुत सारे कार्य करती है जो इसमें पड़ी हुई है। स्क्रोफुलारिया नोडोसा, देखिए, जब हमारे शरीर में पाचन सही ढंग से नहीं होता तो दूसरी तमाम चीज़ें जो हैं वो पैदा हो जाती हैं। स्किन भी खराब होने लगती है, उसमें काले चकत्ते पड़ने लगते हैं, चिकनाहट उसकी ख़त्म हो जाती है, चमक उसकी ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए इसमें चर्म रोगों की भी मेडिसिन डाली गई है ताकि वो सारी बीमारियां न हों। इसमें स्क्रोफुलारिया नोडोसा और स्माइलेक्स मेडिका, ये दो रेमेडी ऐसी हैं जो चर्म रोगों पर काम करती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो चर्म रोगों के फार्मूले होते हैं उसमें यश टेन को लोग शामिल कर लेते हैं। इन्हीं प्लांटों के कारण ये मेडिसिन
चर्म रोगों में लाभ। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैंने यह 6 के बाद यह 7, 8, 9 को छोड़ दिया। वो मैंने छोड़ा नहीं है, वो हमने इसलिए अलग किया है कि उसमें जिन मेडिसिन्स का वर्णन है अभी हमने उन मेडिसिन्स के ऊपर कोई चर्चा नहीं की है। इसलिए पहले हम माइटी की बनाई हुई औषधियों की चर्चा करेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स मेडिसिन की चर्चा करेंगे, उसमें सारी मेडिसिन्स आ जाएंगी। यहाँ और एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स मेडिसिन सिंगल मेडिसिन से ज़्यादा अच्छा काम करती है। वो क्यों? क्योंकि उसमें कई मेडिसिन एक निश्चित अनुपात में मिली हुई होती हैं। आप लोग जब मेडिसिन को मिलाते हैं तो उसमें अनुपात सही नहीं होता, कोई मेडिसिन कम पड़ जाएगी, कोई मेडिसिन ज़्यादा पड़ जाती, इसलिए उसके कार्य कहीं से कहीं अलग हो जाते हैं। जब कॉम्प्लेक्स मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर एक निश्चित फार्मूले के अंतर्गत आपको मेडिसिन प्राप्त होती है, तो वो जिस आर्गन के लिए बनी होती है उसी आर्गन पर काम करती है। हालांकि कॉम्प्लेक्स मेडिसिन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। हमने जो यस-1 बनाया है अभी उसे डेवलप नहीं किया है, एस्फिजिरिक तैयार की है, और एस्फिजिरिक का ही जो रोल हमने देखा है बहुत अच्छा है। उसके जो क्षेत्र हैं बहुत बड़े हैं, बहुत विस्तृत क्षेत्र में काम करता है। यस-1 के क्षेत्र मैं ऐसे तो नहीं बता सकता कहाँ कहाँ पर है, वो प्रयोग करने पर ही पता चलेगा, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ भी उसे दिया है कहीं हाथ खाली नहीं गया। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं पर ज़्यादा काम किया, कहीं पर कम किया। उसका कारण ये है कभी वो डेवलप नहीं किया गया है, अनडेवलप है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सीटी शब्द का प्रयोग करते हैं। हमने पूछा सीटी क्या है, तो एक सज्जन ने बताया सीटी का मतलब है कोहेबिटेशन टिंचर। हमने कहा उसी से ट्रीटमेंट होता है, कहना हाँ जी ट्रीटमेंट उसी से होता है। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं उसे सीटी नहीं कहते। वो इसलिए नहीं कहते कि एक्सट्रैक्ट निकालने में कोहेबिटेशन का प्रयोग ही नहीं करते। प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए एक जार में डिस्टिल्ड वाटर डाल देते हैं और उसमें हर्ब को डाल देते हैं, और
जब हर्ब उसमें डिज़ॉल्व हो जाती है तो उस हर्ब को छान कर अलग कर लेते हैं। अब सवाल इस बात का है कि हर्ब पूरी तरीके से डिज़ॉल्व हुई या नहीं हुई, इसका निर्णय कैसे किया जाए। अब इसमें हम बरसों से सुनते चले आए हैं, कोई कहता है कि जब हर्ब में किल्ले निकलने लगे तो समझ लो कि पानी कंसंट्रेट हो गया, अब इसमें अधिक हर्ब नहीं घुलेगी। क्या तर्क है कि उसमें किल्ले निकलने लगे तो हर्ब कंसंट्रेट हो गई, पानी कंसंट्रेट हो गया, अब उसमें और हर्ब नहीं घुलेगी। मैं पूछता हूँ, आर्निका मोंटाना हिंदुस्तान में नहीं मिलती है, पैदा होती है, ये बाहर से आती है, और अगर होती भी है तो आसानी से हरी आपको उपलब्ध नहीं होगी। हेमामलिस आपको हरी उपलब्ध नहीं होगी। कोचिलेरिया ऑफिसिनेलिस आपको हरा उपलब्ध नहीं होगा। फिर आप उसमें पानी में डाल करके किल्ले कैसे निकाल लेंगे? अरे भाई, किल्ले तो हरे में निकलेंगे ना, कि सूखे में निकल आएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हर्ब के रूप में, जो राइजोम होते हैं, जड़ें होती हैं, कंद होती हैं। जड़ में किल्ले कैसे निकल आएंगे? कंद में किल्ले कैसे निकल आएंगे? अजीब तर्क है। अरे खुद नहीं समझते तो कम से कम दूसरे को तो मत समझाओ। एक सज्जन थे, एक बार मुझे अपनी लेबोरेटरी दिखाने ले गए, तो वहाँ उन्होंने एक जार में कुकरौंदा डाल रखा था। एक हर्ब होती है कुकरौंदा, हालांकि वो इलेक्ट्रो में यूज़ नहीं होती है, लेकिन उन्होंने डाल रखा था। अब वो बोर्ड से जुड़े हुए व्यक्ति थे, कहने लगे, मौर्य जी देखिए, ये स्पेजरिक बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गई है, इसमें किल्ले निकलने लगे। तो हमने कहा, कुकरौंदे को उखाड़ करके बहते हुए पानी में डाल दो, अगर वो कहीं पर टिक गया तो वहीं भी किल्ले निकल आएंगे, जड़ें भी निकल जाएंगे और वहीं चिपक जाएगा। सूखी जड़ में कैसे निकालोगे किल्ले? कहने, ये तो तर्क बहुत अच्छा दिया आपने। हमने कहा, तर्क की बात, ये तो सोचने की बात है। सूखी जड़ में किल्ले कैसे निकलेंगे? सारे पौधे तो हरे नहीं मिलते। अभी पिछले दिन मैं जब लाइव आया था तो एक सज्जन कह रहे थे, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सूखे पौधे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब लोगों ने ये भ्रम फैला रखा कि उसमें केवल हरे पौधे ही इस्तेमाल किए जाएंगे। अरे हेमामलिस कहाँ हरी मिल जाएगी आपको? सिनकोना कहाँ आपको हरा मिल जाएगा? ये न पंसारी के यहाँ मिलेंगे, न किसी दुकान पर मिलेंगे। अभी एंथेमिस नोबलस मैंने मंगाया है, सूखा मिला है, और वो भी टुकड़ों टुकड़ों में कटा हुआ मिला। कोई प्लांट सीधे उखाड़ करके नहीं बेचता है, उसकी एक प्रोसेसिंग होती है। दुकान पे जो प्लांट आते हैं वो कटे हुए आते हैं, वहाँ
फील्ड से प्लांट लिए जाते हैं और उनकी कटिंग की जाती है। कटने के बाद में वो मार्केट में आते हैं। मार्केट में कोई 250 ग्राम लेगा, कोई 100 ग्राम लेगा, कोई किलो लेगा, कोई 10 किलो लेगा, इस तरीके से बिकता है। ऐसा नहीं होता है कि पेड़ उखाड़ा और सीधा मार्केट में आ गया और आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता है। आप नाम बताइए, दुकानदार के यहाँ अगर होगा तो वो दे देगा, नहीं है तो मना कर देगा। कटे हुए पेड़ में आप पहचान भी नहीं सकते कि ये कौन है। ये पूरी तरीके से दुकानदार के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको सही दे रहा है या नहीं सही दे रहा। आप जड़ मांगेंगे तो जड़ देगा, पत्ती मांगेंगे तो पत्ती देगा, फूल मांगेंगे तो फूल देगा। इस तरीके से एक संदिग्धता होती है। मैं बात कर रहा था S10 की, लेकिन आ गया फार्मेसी में। वो इसलिए आया कि मेरा जो अगला लाइव वीडियो होगा वो इसी हर्ब संदिग्धता पर होगा। बहुत सारी हर्ब्स ऐसी होती हैं जो संदिग्ध होती हैं। अगली बार मैं जब संडे को आऊँगा तो हर्ब की संदिग्धता पर चर्चा करूँगा। तो S10 का प्रयोग हमने बताया कि वो विभिन्न प्रकार के दर्द, आंतों की खराबी, ज्वर और पैरालिसिस, अनेक स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और उसका कारण यही है कि इसमें कई मेडिसिन के गुण मौजूद होते हैं, यानी उनके प्लांट मौजूद होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा काम करती है और हर फार्मूले में इसे सेट कर लिया जाता है। आज हम S10 के ऊपर यहीं चर्चा समाप्त करते हैं। बहुत सारे लोग हमारा फ़ोन नंबर ढूंढना चाहते हैं, नहीं मिल पाता है। आप फेसबुक पर जो फ़ोन नंबर है आपको दिख रहा है, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वही मेरा फ़ोन नंबर है। अगली बार जब मैं आऊँगा तो आपको अपना फ़ोन नंबर बता दूँगा, जिससे आसानी से लोग जुड़ सकें। हमारे पास बहुत सारे फ़ोन्स हिंदुस्तान भर से आया करते हैं, तो उनकी यही शिकायत होती है कि फ़ोन नंबर नहीं हमें मिलता। इसलिए अब शायद आपको ये शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको हम फ़ोन नंबर बता देंगे। और बहुत सारे लोगों ने इस बात की भी चर्चा की है कि पुस्तक के विषय में पुस्तक कब मिल रही है। मैं समझता हूँ आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों ने बुकिंग कर दिया है, कुछ लोग बुक करने के लिए तैयार हैं। तो बेचैनी होना तो स्वाभाविक है। अभी मैंने डॉक्टर योगेंद्र को भेजा था
वे पता करके आए हैं। पुस्तक पर काम हो रहा है। शायद 30 तारीख तक हमारे पास प्रूफ रीडिंग के लिए पुस्तक आ जाएगी और फिर छपने के बाद आपको प्राप्त होगी। बस थोड़ा सा उसमें डिले और होगा उसका विमोचन का। जहां आपने इतना धैर्य रखा है, थोड़ा धैर्य और रखिए, पुस्तक आपके हाथों में होगी। मैं पुनः कहता हूँ, सब्र का फल मीठा होता है।